यस सर। और मेरी आवाज भी साफ सुनाई दे रही है? यस सर। लेकिन मैं कोई और तरीका ढूंढूं आवाज के लिए। ओके, सबको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? एक बार और पूछ रहा हूँ मैं। अ, यस आप लोग का इंटरनेट सर। कनेक्शन अगर सही से चल रहा है। ओके। सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीन ट्रांसफर टेक्निक्स इन प्लांट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बायोटेक्नोलॉजी को देखना चाहता है। आप लोग को याद होगा कि मैंने जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो हमारा क्लास था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ही डेफिनेशन में ही इस वाली स्लाइड का आंसर है, या इस वाली स्लाइड को वो क्वालिफाई करता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ टेक्निक या बायोलॉजिकल टेक टूल्स एंड टेक्निक which tries to manipulate the living organism to develop some kind of product which has a commercial value। अगर किसी प्रोडक्ट का कोई कमर्शियल वैल्यू आता है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप मॉडिफाई करते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो आप लोगों के सामने है, दैट इज बीटी कॉटन। आपको सबको पता होगा बीटी कॉटन के बारे में। सबको मालूम है बीटी कॉटन? सुना है सब लोगों ने? ओके। यस तो सर। बीटी, यस, तो बीटी कॉटन एक ऐसा एग्जांपल है जो 2004 में बीटी जो कॉटन एक तरह की आई थी, कॉटन की एक वैरायटी आई थी जिसके अंदर बैसिलस thuringiensis जो सॉइल बैक्टीरिया है उसका एक जीन कॉटन में डाला गया था, जिसके बाद कॉटन में इंसेक्ट्स लगना बंद हो गया था या कम हो गए थे बहुत ज्यादा। उसका ये फायदा हो गया था कि जो पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन जो है कॉटन के अंदर वो बहुत कम हो गया था। तो वही वाली जो टेक्निक है, ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स हम देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसमें इस तरह की चीज की जाती है। और जो बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स है जिसमें हम लोग जीन को ट्रांसफर करते हैं प्लांट्स के अंदर। और एक एक करके हम देखेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, तो जो मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रुप में मैं आज मैं सब डाल दूंगा मैं। जितने प्रेजेंटेशंस हैं जो मैंने आज तक के जितने हो गए हैं, कल और आज मिला करके जितने प्रेजेंटेशन हैं। और तो शुरू करते हैं। सो पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये डाउट रहता है कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। हम जब भी बात करते हैं कि जीन ट्रांसफर, डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, तो बेसिकली एवरीथिंग इज डीएनए। और जीन जो होता है वो डीएनए का एक पार्ट होता है विच इज कोडिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटीन, उसका कोई फंक्शन होता है। और जनरली हम लोग आंखों से देख करके सीक्वेंस देख करके नहीं बता सकते कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है डीएनए को, डीएनए में जीन है या एक पर्टिकुलर रीजन डीएनए का है वो कोई प्रोटीन को कोड कर रहा है। लेकिन सेल को ये अच्छे से पता होता है, सेल इसको बहुत इजीली यूज करके उसमें से प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। बट क्योंकि इंसान अभी जानने लगा है, सेल को सीक्वेंस जानने लगा है, तो हमको थोड़ा सा टाइम लगा समझने के लिए कि जीन किसको बोलते हैं, डीएनए किसको बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज डीएनए। जीन जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीएनए। लेकिन जो जीन है वो एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है दैट इज कोडिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटीन, या उसमें कोई फंक्शन है, उसको हम जीन कहते हैं। So gene basically is DNA, but all DNA is not gene, but all gene is a DNA। ठीक है? तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम एंजाइम और प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, राइट? तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, जो आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा अब तक। जिन लोगों को डाउट अगर रहता है कि कई सारे स्टूडेंट्स पहले रहते हैं वो पूछता था जीन और डीएनए क्या है, अलग अलग चीज है क्या है। बट डीएनए, everything is DNA, but a part of the DNA is known as gene, which has a function which codes for a protein। ठीक है? तो ये एक और स्लाइड है, इसमें इसको देख करके आप और इजीली आप जो आप समझ सकते हो। तो डीएनए, एवरीथिंग इज डीएनए, बट जो डीएनए में ही जीन्स के जो अलग अलग जीन जो है एक के बाद एक लगे होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को कोड करते हैं। सो जीन्स आर बेसिकली मेड ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स,
लेकिन उनका जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है दैट डिटरमिन्स कि किस तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो कोड करेंगे वो। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है अभी इस वक्त? नो सर। ओके। सो हम कभी अगर बात करते हैं जीन क्लोनिंग की, तो बेसिकली हम वो डीएनए को क्लोन कर रहे हैं जो जो उस डीएनए की हम बात कर रहे हैं कि जो कोड करता है किसी प्रोटीन को या उसका कोई फंक्शन होता है जो। अदरवाइज हम नॉर्मली अगर हम डीएनए क्लोनिंग की बात करेंगे तो वो डीएनए कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डीएनए। नॉर्मल डीएनए हो सकता है, उसमें कोई जीन हो भी और ना भी हो। लेकिन जब भी हम जीन क्लोनिंग की बात करेंगे तो हम ऐसे डीएनए को क्लोन करने की बात कर रहे हैं जो एक प्रोटीन को कोड करता है। ओके। सो कमिंग टू प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में से जाने से पहले सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज ट्रांसजीन। ट्रांसजीन एक ऐसा जीन होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन के अंदर जो ट्रांसजीन है दैट इज ए बीटी कॉटन जीन, बीटी जीन बेसिकली। तो बीटी जीन जो है वो हम लेके आए थे बैक्टीरिया से। तो जो बैक्टीरिया से जो हम जीन हमने प्लांट पे ट्रांसफर किया है वो जो जीन है दैट इज नोन एज ए ट्रांसजीन। ठीक है। तो और जो ट्रांसजीन है इसी इसी को जब हम किसी प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं और वो प्लांट बन जाता है ट्रांसजेनिक। ठीक है। तो ये आपके थोड़े से पढ़ने के लिए है मटेरियल, बस बेसिकली इसमें एक चीज लिखी गई है कि व्हाट इज अ फॉरेन जीन। फॉरेन जीन इज आल्सो नोन एज अ ट्रांसजीन, जो हम लोग प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स जो हम आगे जाके देखेंगे। ओके। तो प्लांट्स को जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स को समझने से पहले जो प्लांट का जो सेल है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको नॉलेज है अच्छी बात है, लेकिन जिनको जो जो थोड़े से भूल गए हैं उनको फिर से हम इस स्लाइड के माध्यम से याद हम दिला देते हैं कि जो प्लांट का जो सेल होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड प्लांट के सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज अ सेल वॉल। और सेल वॉल इतनी मजबूत होती है जिसकी वजह से कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसमें तोड़ने और अंदर घुसने में दिक्कत होती है। और यही सेल वॉल जो होता है प्लांट को एक मजबूती, एक तरह का स्ट्रक्चर भी देता है। उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सब तरह के ऑर्गेनल्स अंदर तैर रहे होते हैं। जैसे गोल्गी है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद वैक्यूल्स हैं, उसके बाद गोल्गाई है, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, या और भी जितने ऑर्गेनल्स हैं जो उस पर्टिकुलर प्लांट के सेल्स में, उस पर्टिकुलर टिश्यू में होने चाहिए। जैसे रूट के टिश्यू के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लीफ वाले जो सेल्स होंगे उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो ये सब चीज प्लांट के सेल्स में होती है। इसके साथ में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपको पता है कि न्यूक्लियस पे डीएनए होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट का जो सेल, अगर इसके अंदर अगर आप डीएनए ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आप ट्रांसफर करोगे न्यूक्लियर में, न्यूक्लियस में जहाँ पे डीएनए आपका रखा हुआ है। तो अगर डीएनए जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो इधर उधर अगर चला गया तो वो कभी स्टेबली इनहेरिट नहीं करेगा। यानी कि वो अपने अगले जनरेशन में जब ये सेल डिवाइड करेगा उसको ये देगा नहीं उसको भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है, जो उसमें जो आपने जीन ट्रांसफर किया है, वो हमेशा उस जीन को लेके रखे अपने पास, हमेशा अपने पास अपने आगे की जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर करता रहे, तो आपको ऐसी टेक्निक्स के अंदर ध्यान देना पड़ेगा जो उसके न्यूक्लियस के अंदर ही उसको ट्रांसफर करे ताकि वो उसके डीएनए में जाकर के स्टेबली इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। तो ये प्लांट का जो सेल है उसकी जो पिक्चर है आप लोग उसको वापस ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में प्लांट का और एनिमल का जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल करके। मुझे ऐसा ध्यान है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। कई बार हो सकता है इस बार फिर आ जाए। ओके। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जीन ट्रांसफर करने के लिए। सो बेसिकली देर आर टू मेथड्स, और दो ब्रॉड मेथड्स हैं। और दोनों जो मेथड है उसके नाम है, पहला जो नाम है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं फिजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम एक किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए, और फिजिकल मेथड में हम डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं।
डायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब है हमारे पास जो जीन है किसी वेक्टर के अंदर है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसे तरीके आजमाएं कि हम सीधा डायरेक्टली हम सीधा उसके प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर ही जाके उसको ट्रांसफर कर दें। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या है कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को हम वो जीन देते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट में जाता है, वहां पे उसमें वो ट्रांसफर कर देता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से बायोलॉजिकल मेथड तीन तरह के हैं बेसिकली। एक है एग्रोबैक्टीरियम, और एक कुछ और तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जैसे उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। एंड वायरसेस होते हैं, देयर आर सम काइंड ऑफ वायरसेस जिनके अंदर अगर आप जीन ट्रांसफर कर देते हो तो आपका आपका जीन लेकर के जो प्लांट जिसमें आप जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें वो इन्फेक्शन करके उसके अंदर उसके डीएनए में उसको डाल देते हैं। और जो एग्रोबैक्टीरियम है इसका भी कुछ फंक्शन ऐसा ही है। एग्रोबैक्टीरियम के बारे में हम इस वाले टॉपिक के बाद अगले वाले टॉपिक के अंदर हम डेडिकेट करेंगे एंटायरली एग्रोबैक्टीरियम के लिए ही। बट फिलहाल हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मेथड ऑफ जीन डिलीवरी। तो फिजिकल मेथड जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि फिजिकल मेथड जो होता है वो डायरेक्ट जीन डिलीवरी मेथड होता है। यानी कि आपके पास एक जीन है और आपने सीधा का सीधा किसी चीज की मदद नहीं ली, आपने सीधा ट्रांसफर कर दिया उसके न्यूक्लियस के अंदर से प्लांट सेल के अंदर। तो ये मेथड बहुत बहुत आप कह सकते हो कि आसान भी है, लेकिन जो जब चीजें आसान हो जाती हैं तो उतनी एक्यूरेट नहीं रह जाती। तो ये जो फिजिकल मेथड है इतनी इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे पार्टिकल बम्बार्डमेंट है जिसको हम जीन गन कहते हैं। जन इलेक्ट्रोपोरेशन है, बिजली का यूज, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जीन को ट्रांसफर करना। देन माइक्रो इंजेक्शन है, सोनोपोरेशन है, लेजर इंड्यूस्ड है, बीट ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि ये लिस्ट छोटी है, ऐसे बहुत लंबी बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप उसके नाम जान करके आप कैसे काम करता है आप उसको समझ जाओगे एक बार आप फिजिकल मेथड अगर आप एज ए होल अगर आपने समझ लिया है तो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन जो है ये सबसे पहले जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था वोंग एंड न्यूमैन ने 1982 में। माउस के जो सेल्स के अंदर डीएनए को ट्रांसफर किया गया था। इस स्लाइड को मैं आगे चलता हूँ आपको सीधे टेक्निक दिखाता हूँ मैं। तो जिसके अंदर आप आप जो डीएनए जो है डीएनए को टारगेट सेल्स के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। जो बट इसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटोप्लास्ट। प्लांट्स के सेल्स से हम प्रोटोप्लास्ट बना सकते हैं, यानी प्रोटोप्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सेल बॉल नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स उनको हम लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में रखते हैं और उसके अंदर अपना जीन भी जो वेक्टर के फॉर्म में है, यानी अपना कोई भी जैसे हमारे पास कोई बीटी जीन है या कोई भी जीन है जिसको हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये किसी सॉल्यूशन के अंदर हम रखेंगे। यानी जिसको हमको ट्रांसफर करना है, जिसमें ट्रांसफर करना है उसको और जिसको ट्रांसफर करना है दोनों को हम एक ही सॉल्यूशन में रखेंगे और उसको हम बिजली के झटके देंगे। और बिजली के झटके कितना देंगे, हम देंगे 10,000 से 1 लाख वोल्ट पर सेंटीमीटर और फ्यू मिली सेकंड के लिए। मतलब बहुत लंबा झटका नहीं देंगे वरना प्लांट का सेल ही मर जाएगा, लेकिन बहुत ही एकदम छोटा सा पल्स होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे होता क्या है कि प्लांट के जो सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें थोड़ी देर के लिए छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। और छेद होने की वजह से क्या होता है कि जो डीएनए जो होता है आपका वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। और चांसेस भी होते हैं कि प्लांट सेल का जो डीएनए अंदर चला गया है, वो जो डीएनए जो चला गया है जो एक जीन है वो प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर जाकर के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं लेकिन ये होता है। लेकिन प्लांट सेल को ऐसा लगता है कि ये मेरा डीएनए छूट के मेरा बाहर निकल गया है, इसको वापस प्लांट्स डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर ले, तो ये जाकर के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्लांट के मेम्ब्रेन्स में छेद करता है, जिसके जरिए हमारा डीएनए जो वेक्टर के अंदर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो दिस टेक्निक इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है। नाउ ये एक इलेक्ट्रोपोरेटर है, आप देख सकते हो ये छोटी सी मशीन है और बड़ी महंगी आती है ये। ये एक कंपनी है जिसका नाम है बायोरेड, ये बनाती है इस तरह की कंपनी। और जब कभी आपको
इस तरह के काम करने होते हैं तो ये इस तरह की मशीन को यूज करके आप प्लांट सेल्स पे झटका दे सकते हैं और उसके अंदर आपका डीएनए ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस क्या है, डीएनए ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं प्लाज्मिड बिटवीन सेल्स, और जीन ट्रांसफर वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज के अंदर, किसी भी आप प्लांट के सेल्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बस इलेक्ट्रोपोर्ट, आपको बस एक ऐसा सेल बनाना है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट को सेल अपना जो डीएनए है जिसको आपको ट्रांसफर करना है उसको मिक्स कर देना है, और इलेक्ट्रिसिटी का एक डिस्चार्ज देना है हाई वोल्टेज का, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के जो मेम्ब्रेन है उनमें पोर्स हो जाते हैं, और पोर होने से जो सेल्स होते हैं वो डीएनए को अपटेक कर लेते हैं जो बाहर के सॉल्यूशन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो इस तरह से जो डीएनए है वो जीन के जो डीएनए है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और न्यूक्लियस उसको अपटेक कर लेता है, और चांसेस भी रहते हैं कि जो डीएनए है उसको इंटीग्रेट कर ले अपने क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेज क्या है, इट इज हाईली वर्सेटाइल एंड इफेक्टिव फॉर नियरली ऑल सेल टाइप्स एंड स्पीसीज। ये सबके लिए बहुत वर्सेटाइल है, बहुत इजी है, हाईली इफेक्टिव है। और अगर आप खुद भी कभी करके देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये बड़ा आसान सा टेक्निक है ये, और रियली में ये बहुत टेक्निक इजी भी है, मैंने भी यूज की है ये। इट इज अ हाईली एफिशिएंट मेथड एज मेजॉरिटी ऑफ सेल्स टेक इन द टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल। और ज्यादातर जो एफिशिएंट, जैसे मैंने बताया, एफिशिएंट मेथड है। And it can be performed at a small scale and only small amount of DNA is required as compared to other methods. तो बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसके कंपैरिजन में इसको स्मॉल स्केल में किया जा सकता है, छोटी एक लेबोरेटरी में एक कोने में छोटी सी जगह पे टेबल के ऊपर किया जा सकता है ये, और ज्यादा डीएनए की भी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन इसके सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी का झटका देते हैं कि वो सेल डैमेज हो जाता है। कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेल्स डीएनए को अपटेक तो कर लेते हैं लेकिन वो सेल को रिपेयर नहीं कर पाते झटके की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं इतने लार्ज हो जाते हैं कि सेल उसको वापस भर नहीं पाता है, जिसकी वजह से सेल का जो अंदर का मटेरियल है यानी साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो बाहर के सॉल्यूशन में जाकर के निकल जाता है, सेल मर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इससे कोई टेक्निक किसी किसी तरीके से इसको अगर आप बचा लें या कुछ इसको ऑप्टिमाइज कर लें तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जीन डिलीवरी करने के लिए। इसका एक दूसरा जो लिमिटेशन है, दैट इज इट इज अ नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट एंड विच कैन रिजल्ट इन एन आयन इम्बैलेंस कॉजिंग इम्प्रॉपर सेल फंक्शन एंड सेल डेथ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो सेल के अंदर और बाहर का जो आयन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से कई बार सेल का जो खुद का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कई बार सेल डेथ भी हो सकती है। तो सेल ही मर गया तो फिर डीएनए उसमें इंटीग्रेट होकर के क्या क्या कर लेगा सेल। तो ये कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है, और कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अ, अब चलते हैं अगले वाले टेक्निक में, दैट इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। सो माइक्रो इंजेक्शन जैसा नाम आप देख रहे होंगे कि इंजेक्शन की मदद से जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो सबसे पहले प्रपोज किया था 19 सेंचुरी में डॉक्टर मार्शल ए बार्बर ने, बहुत पहले सेंचुरी, और आपके मन में भी आया होगा कहीं ना कहीं कि क्यों ना हम इंजेक्शन से जीन ट्रांसफर कर देते हैं। इंजेक्शन में भरेंगे अपना डीएनए, और पर्टिकुलर जो सेल है उसके सीधा न्यूक्लियस में उसका नीडल होता है, नीडल को घुसा करके और वहीं जा करके हम उसको रिलीज करेंगे तो डीएनए डायरेक्ट चला गया उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यस, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा लोगों ने किया है। बट इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि इसको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो ये वाली टेक्निक है जिसमें आप देख रहे होंगे कि सेल को एक तरफ से पकड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं होल्डिंग पिपेट है, और एक इंजेक्शन होता है। अब आप देखेंगे कि सेल तो दिखाई देता नहीं है, तो सेल की जो नीडल है वो आपको कहाँ से दिखाई देगी, और सेल को पकड़ना मतलब कितना मुश्किल काम है। कैसे तो सेल को तो हम पकड़ेंगे और कैसे हम उसके अंदर नीडल डालेंगे ताकि वो उसके न्यूक्लियस तक चला जाए। हालांकि ये काम करने के लिए आज की तारीख के अंदर मशीन्स हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के किया जाता है ये। लेकिन फिर भी ये जो टेक्निक है इट इज वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टेक्निक है ये, और बहुत मुश्किल है ये। कभी कभी जो ये होल्डिंग पिपेट है
इतना ज्यादा सक कर लेती है कि सेल ही उसके अंदर चला जाता है या सेल फूट जाता है, और कभी कभी इसको पकड़ ही नहीं पाती है। तो ये सारा एक माइक्रोस्कोप के नीचे होता है बेसिकली, और जो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये है कि एक बार अगर आपको कोई सेल पकड़ में आ गया है, उसके अंदर अगर आपने माइक्रोपिपेट डाल करके इसमें इंजेक्ट कर दिया है, तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका कोई ना कोई ट्रांसजेनिक जरूर बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल टेक्निक। एक बार मुझे याद है कि जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो डॉक्टर डॉक्टर शरद तिवारी सर थे, जो हेड थे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के, जानते हैं आप लोग उनको? कुछ लोग जानते होंगे शायद अभी। नो सर। जानते हैं आप लोग? डॉक्टर शरद तिवारी थे हमारे डॉक्टर, जो हमारे जबलपुर में जो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है, नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं सुना सर। वो एक बार बता रहे थे कि रशिया में वो पोस्ट डॉक करने गए थे, तो वहां पे उन्होंने ये टेक्निक करी थी। और वो बता रहे थे कि बहुत ही मुश्किल टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक पावरफुल टेक्निक है, मतलब आ, मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो जीन डिलीवरी जो है बहुत इजी काम हो जाता है ना। तो दिस इज टेक्निक नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्लाइड में दे दिया है पढ़ने के लिए। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मार्कर जीन की, यानी कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा डीएनए या जीन की जरूरत नहीं है जो आपको ये बताएगा कि आपका जीन ट्रांसफर हो गया है नहीं हुआ है। डायरेक्टली सिंगल सेल के अंदर आप जीन को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद को पता होता है कि मेरा डीएनए जो है मैंने इस वाले सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो जिसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसी सेल को पकड़ करके मीडिया में वापस आप रख सकते हो, उसी से आप प्लांट रीजनरेट कर सकते हो। और क्योंकि उसी सेल से आप रीजनरेट करोगे, पूरा प्लांट बनाओगे, तो वो जो प्लांट जो बनता है दैट इज, उसके अंदर जो है वो सारे सारे सेल्स के अंदर वो जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो चीज ये जो मेथड है बेसिकली, ये मैमल्स के अंदर बहुत कामयाब हुआ है, बिकॉज मैमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है। और सेल वॉल अगर नहीं होता है तो जीन ट्रांसफर करना, क्योंकि नीडल को उतना घुसना, उतना किसी चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मे बी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो ज्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से जो बहुत ही बारीक नीडल जो होती है वो सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर पाती है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर इजीली नीडल जब पेनिट्रेट कर लेती है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका जो मैक्रो इंजेक्शन जो का जो काम है वो इजीली हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ कम्स पार्टिकल बम्बार्डमेंट। पार्टिकल बम्बार्डमेंट जो मेथड है, ये प्रोफेसर सैनफोर्ड और कलीग्स ने इन्वेंट किया था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 1987 में। और क्योंकि ये इस जो ओरिजिनल कंसेप्ट था दैट वाज बम्बार्डमेंट, जो कंसेप्ट था यानी कि बम्बार्डमेंट के हिसाब से उसको उस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको लगेगा कि बम्बार्डमेंट हो रही है सेल्स के ऊपर। तो इसीलिए जो टर्म है उसको कॉइन किया गया, दैट वाज बायोलिस्टिक्स। और तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज बायोलॉजिकल और बैलिस्टिक्स। आपने बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना होगा। तो बायोलॉजिकल और बैलिस्टिक्स को मिला के ये बनाया गया है बायोलिस्टिक्स। और इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, उसके ऊपर डीएनए को चिपका करके किसी तरह से उसको फेंका जाता है सेल्स की तरफ। और मैं तो कहूंगा कि सेल्स की तरफ नहीं फेंका जाता है, टिश्यूज की तरफ फेंका जाता है, कैलस की तरफ फेंका जाता है। और जो कैलस जो होता है उसके अंदर जब उसके ऊपर जब ये आते हैं तो ये धीरे से सेल्स के अंदर ये चले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जा न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल चले जाते हैं, जिसमें से जो डीएनए उनके ऊपर चिपका होता है गोल्ड का, वो डीएनए निकल जाता है और न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और वहां जाकर के इंटीग्रेट हो जाता है ये। ठीक है। तो इसके जो यूजेस हैं, दैट इज दिस मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट का जो मेथड है ये सबसे बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन भी यूज किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाता होगा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो मेथड है बायोलिस्टिक्स, ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है।
आफ्टर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जो हम पढ़ेंगे इस वाले क्लास के बाद। ठीक है, तो ये जो एपरेटस होता है, ये जो मशीन होती है, बेसिकली बहुत ही सिंपल मशीन होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कैलस होना चाहिए, यानी जो टारगेट टिश्यू है, तो टिश्यू कल्चर करके पहले आप किसी भी प्लांट के सेल के एक्सप्लांट से आप कैलस बना लो, और कैलस में कुछ कैलस को आप एक मशीन के नीचे रखोगे जो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को फायर करता है, और वो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स जो हैं उनके उनमें डीएनए आपका, जिसमें जो जो जीन है, वो जीन उस पर चिपके रहते हैं। और फायर करने से क्या होता है कि कई बार जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, कि न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स चले जाएंगे जो डीएनए को वहां जाके रिलीज कर देते हैं, और वो चांसेस होते हैं कि स्टेबली इंटीग्रेट हो जाते हैं वो। ठीक है, सो देखा जाए तो टेक्निकली ये इस तरह से दिखता है ये। आ, ये जो सामने आपको दिख रहा है, दिस इज जो पाइप जैसा आपको एक मशीन दिख रही है। मेरा मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा है मेरा कर्सर सब लोगों को, जो मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ कर्सर। यस सर। तो ये जो कर्सर है, बेसिकली दिस इज द मशीन, जो जिसको हम कहते हैं जीन गन। वो कहने के लिए जीन गन है, बट मतलब जो पूरा पीछे एक तरह का जाला जैसा लग रहा है आपको, मैश जैसा, ये एक्चुअली एक लेमिनार एयर फ्लो है, जिसके अंदर से बिल्कुल स्टरलाइज्ड एयर, हवा सामने से आ रही होती है। और ये जो जीन गन का जो कैबिनेट है, जो नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, नीचे नीचे जो वैक्यूम चैम्बर जहाँ लिखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर मेरा जो कर्सर है, वहां पे हम कैलस को रखते हैं। और जो गोल्ड का जो गोल्ड से जो चिपकाए हुए जो डीएनए जो होता है, वो हम ऊपर के चैम्बर में रखते हैं। ये जो चैम्बर ऊपर का दिख रहा है, ये यहाँ पे रखते हैं। और ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप जिसके आगे एक मीटर दिख रहा होगा आपको, यस सर। ये जो मीटर दिख रहा है, और ये जो मीटर दिख रहा है, और एक जो पाइप आपको बिल्कुल साइड में दिख रहा होगा नीचे, ये जुड़ा होता है हीलियम से। बिकॉज हीलियम इज बेसिकली ए इनर्ट गैस। तो हीलियम हाई प्रेशराइज्ड हीलियम होता है, और यहाँ पे एक बटन होता है। उस बटन को हम जैसे दबाते हैं, तो इस पाइप के जरिए एक प्रेशर पड़ता है टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स पे, जो फायर हो जाते हैं, अंदर जा करके ये घुस जाते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि कुछ गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल्स हैं, वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तक चले जाएंगे, और वहां जाकर के डीएनए को रिलीज कर देंगे, या जीन को रिलीज कर देंगे, और जो उसको डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होने में उसको मदद करेगा। सो बेसिकली दिस इज द मेथड, और बहुत कॉमनली यूज होता है। हम लोगों ने है कि कितना प्रेशर रखना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए कैलस और गोल्ड पार्टिकल्स के बीच के अंदर, ताकि वो जो मतलब जब वो फायर हो, तो सेल के अंदर टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स इन मतलब चले जाए, पेनिट्रेट कर जाए। तो